हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो राजनीति विज्ञान पढ़ रहे थे +2 का, उसके अंदर हम जो सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति देशक तत्व, उसके अंदर हमारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं। मौलिक अधिकार के अंदर कंप्लीट जितने भी आर्टिकल थे 12 से 35 तक, उसके अंदर जितने हमारे मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं उन सबको हम कंप्लीट कर चुके हैं। मौलिक अधिकार का हमने जो मूल्यांकन आलोचना भी हमने की थी। अब आपका जो नेक्स्ट इसी लेसन के अंदर जो आगे टॉपिक आता है वो आता है नीति निर्देशक तत्व। कौन सा आता है? नीति निर्देशक तत्व। देखो, नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, क्योंकि ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। भारत का संविधान का निर्माण किया गया था तो संविधान सभा ने बहुत से विदेशी संविधानों का अध्ययन किया था और वहाँ से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की थी। तो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान में थे और वहीं से हमने अपने संविधान में उसको लिखा है, अपने संविधान में हमने लिया है। तो पहला फैक्ट तो आपको ये याद रखना है, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद इसकी क्या विशेषता है, ध्यान रखना, ये राज्य की जो सरकारें हैं, सरकार है उसका क्या होता है, ये पथ प्रदर्शक होते हैं, पथ प्रदर्शक, या आप कह सकते हो ये सरकार के लिए आचार संहिता के रूप में काम करते हैं। आचार संहिता, ये राज्य सरकार में पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं, ये सरकार की आचार संहिता के रूप में काम करते हैं। क्योंकि देखो, हमने पढ़ा था कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की मंशा थी। जो संविधान सभा के सदस्य थे ना, उनकी जो मंशा, जो उनका उद्देश्य था वो था भी एक राज्य को लोक कल्याणकारी संस्था बनाई जाए। लोक कल्याणकारी यानी लोक कल्याणकारी राज्य वो होता है इसके अंदर सभी का कल्याण होता है, कोई भी जाति धर्म के आधार पर कोई कुछ नहीं होता। टोटल नीचे से और ऊपर से ऊपर टोटल जितना भी हमारा क्षेत्र है, एरिया है, जितनी जनसंख्या निवास करती है, सबके कल्याण की बात होती है। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रत्येक चीज़ का क्या हो, कल्याण हो, वो होता है लोक कल्याणकारी राज्य। और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, इसकी स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया था, संविधान में ऐड किया गया था। ये बात ध्यान रखना भी, हमारी राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है, हमारा राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है। ये पहचान किससे होती है? नीति निर्देशक तत्वों से ये पहचान होती है। इनको इसीलिए शामिल किया गया था कि राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था बनाई जा सके। अब ये लोक कल्याणकारी संस्था बनाई जा सके, इसीलिए राज्य का, ये सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। पथ प्रदर्शक, इसका मतलब जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है उसको लोगों का कल्याण करना चाहिए, लोगों के लिए कानूनों का निर्माण करना चाहिए और नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, ताकि आने वाले 5 साल के बाद फिर उनको वोट मिले और उनकी सरकार बने, है ना। जैसे वैकेंसी वगैरह निकालना, लोगों का स्वास्थ्य में सुधार करना, उसके बाद उनको शिक्षा, एजुकेशन देना, ठीक है, उनको रोजगार देना, उनकी जो भी दशा है उसके आधार पर जैसे उनको भत्ता वगैरह देना। अगर सरकार ये काम करेगी तो सरकार लोकप्रिय हो जाएगी, और जब सरकार लोकप्रिय होगी तो 5 साल के बाद फिर लोग उनको वोट देंगे। यानी ये सबका विकास कर रही है, सबका कल्याण कर रही है। ये आचार संहिता है, यानी जो भावी जो सरकार, एक तो जो सरकार वर्तमान में, उसके लिए तो आचार संहिता है, ताकि वो आचार संहिता वो होती है, उस नियम के अकॉर्डिंग उसको चलना होता है। अगर वो सरकार उस नियम के, नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग चलती है, उसके अनुसार चलती है, तो आने वाले 5 साल के बाद फिर उसकी सरकार आने की संभावना बन जाती है। ये उसी की सरकार है, क्योंकि उसने लोगों का बहुत कल्याण किया है, लोगों के प्रति वो वफादार रहे हैं, ईमानदारी से नीति निर्देशक तत्वों की पालना की है। और पथ प्रदर्शक इसलिए क्योंकि भावी सरकार होती है, जैसे मान लो आज बीजेपी की सरकार है सेंटर के अंदर, तो कांग्रेस ये काम करती है। देखो, बीजेपी भी काम कर रही है, लोगों का कल्याण बढ़ा रही है, और कांग्रेस भी क्या कर रही है, लोगों के प्रति कल्याण, लोक कल्याण के लिए, उनको नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए लोगों को कह रही है, उसके अंदर अपना एक स्टेटस तैयार कर रही है ताकि आने वाले समय में उनकी सरकार बने। यानी ये सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, ताकि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मत मिले, वोट मिले, ठीक है। और इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि राज्य एक लोक कल्याणकारी बन जाता है। राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था होती है, सभी लोगों का कल्याण होता है, सभी लोगों का विकास होता है। इसी पर डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जो भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ये ऐसे व्यवस्थित नियम है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था भी नीति निर्देशक तत्व ऐसे व्यवस्थित नियम है, बहुत ही ऐसे व्यवस्थित राज्य की स्थापना करते हैं, ऐसे व्यवस्थित राज्य की स्थापना करते हैं, इससे लोक कल्याण बढ़ता है, लोगों को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
कहा था। यानी ये इंपॉर्टेंट है, इससे लोक कल्याणकार बढ़ता है, लोगों का कल्याण बढ़ता है, लोगों का विकास होता है, चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक, धार्मिक, चाहे किसी सांस्कृतिक किसी प्रकार का कल्याण हो, सबका विकास होता है। सबके हर जाति का, हर भाषा का, धर्म का, सबका समान रूप से क्या होता है, विकास होता है। जो नीतिदेश तत्व है वो आपको थोड़ा बता देते हैं। ये भाग 4 में है, हमारे संविधान के अंदर कहाँ उल्लेखित है, ये भाग 4 में उल्लेखित है। और इसके जो आप आर्टिकल पढ़ोगे वो पढ़ोगे 36 से 51 तक। ये एक बात, ये फैक्ट आपको ध्यान, एक तो आपका ये ध्यान रखना भी सरकार के लिए पथ प्रदर्शक काम करता है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और ये सरकार की आचार संहिता के रूप में काम करती है। ठीक है, उसके बाद हम काम करेंगे, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, लोगों का कल्याण बढ़ाने की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं। उसके बाद बात करें ये संविधान में कहाँ उल्लेखित है, तो आप बता सकते हो भाग 4 में, और आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो 36 से 51 तक इसको लिखे गए हैं या संविधान में इसको रखे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नीतिदेशक तत्वों के बारे में। वे कौन कौन से हैं, किस प्रकार रखे गए हैं। देखो हमारे जो सिलेबस में जो नीतिदेशक तत्व दे रखे हैं, नीति निर्देशक तत्व, इनको क्या कर रखा है, इनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है सिलेबस में, कुछ भागों में बांट रखा है। आर्थिक से संबंधित अलग है, सामाजिक से संबंधित अलग है, ठीक है, जो हमारे न्याय है उससे संबंधित अलग है। यानी जो 36 से 51 तक टोटल हमारे आर्टिकल हैं, 36 से 51 भाग सेक्शन 4 सेक्शन 4 के अंदर इनको अलग अलग भाग में बांट रखा है। आर्थिक कल्याण से, सामाजिक कल्याण से, जो पूरे विश्व की विदेश नीति की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, हर चीज़ के आर्टिकल को अलग अलग रख रखा है। तो हम उसी भागों के अकॉर्डिंग चलेंगे इसको। ठीक है, इससे पहले मैं बता देता हूँ आर्टिकल 37 में क्या रखा है। देखो आर्टिकल 37 में एक बात कही गई है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी जब आप मौलिक अधिकार और जो आपके नीतिदेशक तत्व में क्या करोगे, अंतर करोगे, तब आपके आर्टिकल 37 आपको याद करना पड़ेगा। क्या है, ध्यान से सुनो। देखो आर्टिकल 37 में एक बात लिखी गई है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है वह बाध्यकारी नहीं होते, बाध्यकारी नहीं होते। इसका मतलब ये न्यायिक नहीं है। आपने मौलिक अधिकार ये पढ़ा था, मौलिक अधिकार होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, न्यायिक होते हैं। ये न्यायिक नहीं होते, ये बाध्यकारी नहीं होते। देखो अगर हमारे मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, किसी प्रकार का अगर उसका हनन हो रहा है, तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 32, हम सीधे न्यायपालिका में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा न्यायपालिका करती है और वो हमें दिलाएगी। जो हमारे मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा करेगी। अगर हमारा मौलिक अधिकार किसी प्रकार का उसको दबा दिया गया या उसका हनन कर दिया गया, उसको नुकसान पहुंचाया गया, तो न्यायपालिका वो मौलिक अधिकार हमें दिलाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, नीतिदेशक तत्व कहता है भी सबको रोजगार दो, सबको रोजगार दो या सबको भत्ता दो, बेरोजगारी भत्ता, भी जो बेरोजगार है उनको भत्ता दो। लेकिन हो सकता है सरकार के पास इतने साधन ही ना हो, सरकार के पास पैसा ही ना हो, तो वो कहाँ से दे देगी बेरोजगार भत्ता। सरकार के पास पोस्ट ना हो, पैसा ना हो, तो कहाँ से वो सबको रोजगार दे देगी। तो कहने का मतलब है अगर वो सरकार रोजगार नहीं देती, अगर वो बेरोजगारी भत्ता नहीं देती, तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। हम न्यायालय में जाके डिमांड नहीं कर सकते भी ये हमें भत्ता नहीं दे रही, ये हमें रोजगार नहीं दे रही, पेंशन नहीं निकाल रही, तो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये न्यायिक नहीं है, यानी ये बाध्यकारी नहीं है। ये तो सरकार के साधनों पर डिपेंड करता है। अगर सरकार के पास साधन है, पैसा बहुत है, तो सरकार क्या करेगी, लोगों को भत्ता देगी, लोगों को रोजगार देगी। जैसे हम वृद्धावस्था पेंशन की बात करते हैं, कई राज्यों में दिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, कई राज्यों में कम दिए जा रहे हैं, कई राज्यों ने लागू ही नहीं किया। ये तो उस राज्य की, उस देश के साधनों पर डिपेंड करता है भी उसके पास पैसा है या नहीं। अगर साधन है, पैसा है, तो वो भत्ता देगी, बढ़िया वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाएगी, लोगों को रोजगार देगी। अगर नहीं है तो वो कहाँ से देगी। अगर वो नहीं देती, मान लो पंजाब में दिया जा रहा है, राजस्थान में नहीं दिया जा रहा, तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते, ये नहीं कह सकते हमें भत्ता नहीं मिल रहा। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है। स्पष्ट रूप से आर्टिकल 37 में लिखा गया है। मौलिक अधिकार के लिए आप न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन नीतिदेशक तत्वों के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि आर्टिकल 37 में स्पष्ट लिखा गया है नीतिदेशक तत्व है वो बाध्यकारी नहीं होते। इसका मतलब ये न्यायिक नहीं होते। अगर आपको नहीं मिलता तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये सरकार के साधनों पर डिपेंड करता है, भाई सरकार के पास साधन है या नहीं है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नीतिदेशक तत्वों से संबंधित जो भी आपके जितने भी आर्टिकल दे रखे हैं आपके बुक्स के अंदर, जितना सिलेबस दे रखा है उनको हम कंप्लीट करते हैं।
मैंने कहा था ना, इस पूरे नीति तत्वों को कुछ भागों में बांट दिया गया था। जो आपका पहला भाग है उसमें पढ़ोगे आप आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। भी आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल किया गया है, यानी उसको संविधान में रखा गया है। तो इसके अंदर सर्वप्रथम बात करते हैं हम आर्टिकल 39 जो आपके संविधान में लिखा गया है और आपके सिलेबस में है। देखो आर्टिकल जो 39 है 39 है वो आपको क्या है, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए कुछ आर्टिकल 39 में बातें लिखी गई है। कौन कौन सी बातें हैं देखो, उसके अंदर आप ये कह सकते हो भी चाहे कोई स्त्री है चाहे वह पुरुष है, सबको जीविकोपार्जन करने की बात कही गई, यानी सब अपने जीविकोपार्जन जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा भी सबका जीवन निर्वाह हो, सबको इतनी सैलरी या उतना रोजगार या उतना काम अवश्य मिले ताकि उसका जीवन चल सके। ये राज्य, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित है। मैंने पहले ही कहा था राज्य के लिए 4 संहिता है, ये राज्य के पथ प्रदर्शक है। मौलिक अधिकार तो व्यक्तियों को मिले गए हैं, मूल व्यक्तियों को दिए गए हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए है। और आपको बता देता हूँ, अपने मौलिक अधिकार पढ़े थे ना नकारात्मक प्रवृत्ति के, उसके अंदर नहीं की बात होती है, राज्यों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। ये होते हैं सकारात्मक प्रवृत्ति के, ऐसे होते हैं सकारात्मक प्रवृत्ति के। इसके अंदर कहा गया राज्यों को करना चाहिए ताकि लोगों का कल्याण हो, राज्यों को कानून बनाने चाहिए, राज्यों को रोजगार देना चाहिए, राज्यों को भत्ता देना चाहिए, राज्यों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सभी जाति का, सभी धर्म का, सभी व्यक्तियों का कल्याण हो, सभी व्यक्तियों का विकास हो, अपने पूरे देश का विकास हो। तो इसके अंदर 39 में पहली बात ये कही है स्त्री और पुरुष हो उसको जीविकोपार्जन करने की व्यवस्था करेगा राज्य, ताकि उनका क्या हो, जीवन का निर्वाह हो सके, पूरा जीवन उसका बढ़िया तरीके से खुशहाली से निकल सके। उसके अंदर एक बात और कही गई है, क्या कही गई है भी चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बात भी आर्टिकल 39 में, अरे आर्थिक सुरक्षा ही तो है, ऐसा नहीं है ये स्त्री काम करती है भाई पुरुष काम करता है, जो महिला है उसको कम दिया जा रहा है पुरुष को ज़्यादा दिया जा रहा है, या पुरुष को कम दिया जा रहा है महिला को ज़्यादा दिया जा रहा है, इसका मतलब ये तो भेदभाव हुआ। तो राज्य ऐसी स्थिति को रोक देगा। अगर वो समान कार्य कर रहे हैं चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है तो उनको समान ही वेतन दिया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आर्टिकल जो 39 है उसके अंदर कुछ बातें और भी लिखी गई हैं आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, अपने यहाँ लिख देते हैं। देखो उसके अंदर एक बात ये कहेगी भी जो धन है, जो हमारे पास साधन है, उनका विकेंद्रीकरण जानते हो, बांटना यानी वितरित करना। केंद्रीकरण होता है एक के पास इकट्ठा होना, विकेंद्रीकरण होता है पूरे समाज के पास जाना। तो विकेंद्रीकरण इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए जिससे पूरे समाज का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो या विकास हो। भी जो धन है, जो हमारे पास साधन है, राज्य का ये कर्तव्य बनता है, राज्य का उत्तरदायित्व है उसका इस प्रकार से विकेंद्रीकरण करे, वो एक के पास पैसा इकट्ठा ना हो जाए, सभी को मिले वो, और उसका वितरण भी ऐसा होना चाहिए ताकि सभी का विकास हो, पूरे समाज का विकास हो, पूरे व्यक्ति जितने भी हमारी जनसंख्या, जितने लोग निवास करते हैं समाज के अंदर, सभी का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, विकास होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 39 में एक बात और लिखी गई है भी जो साधन है उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। केंद्रीकरण होता है भी पूरे का पूरा धन कहीं 10% लोगों के पास पहुंच जाए, 90% लोग गरीब रहे, यानी जो धन से संबंधित असमानता है राज्य कम करता है, उसको बढ़ने नहीं देनी चाहिए। कम कैसे करता है पता आपको? जो अमीर लोग होते हैं उस पर सरकार टैक्स लगाती है और वो पैसा गरीबों में बांट देती है ताकि गरीबों का विकास हो और जो अमीर है उनको ज़्यादा पैसा इकट्ठा ना हो उनके पास। तो राज्य क्या करेगा, ऐसी व्यवस्था करेगा भी ज़्यादा धन केंद्रीकृत ना हो, पैसा कुछ लोगों के पास इकट्ठा ना हो जाए। राज्य विकेंद्रीकरण भी इस प्रकार से करेगा ताकि पूरे समाज का कल्याण हो। उसके बाद हम 39 के अंदर एक बात और कर सकते हैं, आर्टिकल 39 में
भी जो हमारे श्रमिक है यहाँ पर मजदूर, महिला है चाहे वो पुरुष है चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष है चाहे महिला है चाहे कोई बच्चा हो, बच्चे की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए, जो मजदूर है महिला पुरुष है श्रमिक है उसका शोषण नहीं होना चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि उनका शोषण रोका जा सके, बच्चों की सुकुमार अवस्था का शोषण रोका जा सके। तो ये आर्टिकल 39 में बात आपको कही गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, धन के विकेंद्रीकरण की बात कही गई है ताकि पूरे समाज का कल्याण हो, केंद्रीकरण को रोकने की बात कही गई है, ठीक है। और भी महिला और पुरुष को जीविकोपार्जन की बात कही गई है। उसके बाद जो श्रमिक है मजदूर है जो बच्चे हैं उनके शोषण न करने की बात कही गई, यानी राज्य ऐसा काम करेगा। ये देखो स्टार्टिंग में एक लाइन सब में मिलेगी आपको, राज्य का ये कर्तव्य है या राज्य को ऐसा काम करना चाहिए जिससे सभी का आर्थिक कल्याण हो, सभी का विकास हो। ये आपके है आर्टिकल 39 के अंदर बात कही गई है। ये आपका जो आर्थिक विकास से संबंधित पहला आर्टिकल था, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, आर्थिक कल्याण से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। देखो उसके अंदर आपने एक आर्टिकल 39 किया। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 41 की। 40 है वो अलग ग्रुप में चला जाएगा, हम सिर्फ इस ग्रुप में करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आर्थिक से संबंधित जितने भी आर्टिकल है, आर्थिक कल्याण से संबंधित, आर्थिक विकास से संबंधित जितने भी आर्टिकल इसके अंदर आएंगे वो करेंगे हम, बाकी हम आगे करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल 41 आपको कहता है, ये कहता है भी राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य का उत्तरदायित्व है भी वो क्या करेगा, वो सब उसकी सबको योग्यता के अनुसार रोजगार देने की कोशिश करेगा या रोजगार देगा। उसके अलावा जो असहाय है, जो अपंग है, हैंडीकैप्ड है, जो वृद्ध है, जो अपना विकास नहीं कर सकते, जो अपने कमाई नहीं कर सकते, अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकते, उनको क्या देगी सरकार, भत्ता देगी, सहायता देगी। ये बात इसमें कही गई है आर्टिकल 41 में। जैसे वर्तमान में नरेगा चल रही है ना, वो नरेगा भी आर्टिकल 41 के तहत है। लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लोगों के आर्थिक विकास के लिए, ताकि उनको पास पैसा पहुंचे, गरीबों के पास उनका विकास हो, ठीक है। रोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, जो अपंग है, जो हैंडीकैप्ड है, उनको सहायता दी जा रही है सरकार के द्वारा। तो कहने का मतलब आर्टिकल 41 में एक योग्यता के अनुसार रोजगार देना, ये बात कही गई है। सरकार का ये कर्तव्य है या सरकार ये काम करेगी ताकि सभी को योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। उसके बाद जिनको रोजगार नहीं मिला उनको रोजगारी भत्ता दे, जो वृद्ध है, जो अपने जीविकोपार्जन नहीं कर सकते, उनको वृद्धावस्था पेंशन दे, ठीक है। उसके बाद और भी सहायता है, जो भी किसी प्रकार की हैंडीकैप्ड की सहायता है, जो अपंग है, जो असहाय है, जो अपना विकास खुद नहीं कर सकते, उनको सहायता देने का काम कौन करेगी, राज्य। और राज्य आर्टिकल 41 के तहत ये सहायता देता है। अरे आर्थिक कल्याण ही तो हो रहा है, जो खुद अपना विकास नहीं कर सकता, खुद काम नहीं कर सकता, राज्य उनको सहायता देकर उनका क्या कर रही है, विकास कर रही है, आर्थिक कल्याण कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आर्टिकल 42। देखो आर्टिकल 42 आपको क्या कहता है, आर्टिकल 42 आपको मानवोचित दशा की बात करता है। मानवोचित दशाएं भी, जैसा मानव है, जैसी मानव की दशा है उसके अकॉर्डिंग सरकार को काम करना है। जैसे हम इसके अंदर आपके आर्टिकल 42 में बात करें तो जो प्रसूतावस्था होती है, अवस्था, ठीक है, उनको जो जैसे अवकाश की बात करती है, जैसे आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं या गवर्नमेंट कोई और जॉब करते हैं, जो महिला होती है उनके मान लो प्रेग्नेंट होती है और उसके दौरान उनको क्या है 6 महीने 8 महीने 9 महीने की क्या मिलती है, छुट्टी मिलती है और वेतन भी दिया जाता है। ये प्रसूतावस्था के दौरान उनका शोषण न हो, उनसे काम न करवाया जाए, ज़्यादा काम न करवाया जाए, जिससे कारण उसके बच्चों पर प्रभाव पड़े या उस महिला पर प्रभाव पड़े। ऐसी स्थिति में सरकार मानवोचित दशा को देखते हुए उसको अवकाश देती है, उसको वेतन भी देती है। ये आर्टिकल 42 के तहत देती है सरकार। प्रसूतावस्था के अवस्था में जो अवकाश दिया था ना महिलाओं को, वो आर्टिकल 42 के तहत दिया जाता है। ये मानवोचित दशा देखी जाती है भी मानव की उस टाइम की दशा कैसी है, मनुष्य की जो महिला है, जो पुरुष है, उस टाइम की दशा कैसी है, उस दशा के अकॉर्डिंग क्या करती है सरकार, उनका शोषण होने से रोकती है। क्योंकि अगर मान लो कोई प्रसूतावस्था है, मान लो कोई महिला वो प्रेग्नेंट है
उसके दौरान अगर उनसे ज़्यादा काम करवाया जाए, उनका शोषण किया जाए, जिसके कारण उसके गर्भ के अंदर बच्चे पर भी क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, खुद महिला पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी उसकी जो पोषण के तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसी को चीज़ को रोकते हुए क्या करते हैं, ये बात कहेगी आर्टिकल 42 में भी मानवोचित दशा होती है या जो प्रसूतावस्था होती है उसके दौरान उनकी अवकाश की सुविधा होनी चाहिए, ताकि एक बच्चा और महिला दोनों क्या रह सके, स्वस्थ रह सके, उनका विकास हो सके, उनका किसी प्रकार का पोषण तत्व की कमी न हो पाए। ठीक है, ये आर्टिकल 42 में बात कही गई है। उसके बाद करते हैं आर्टिकल 43। देखो आपका जो आर्टिकल 43 है ना, वो आपको क्या कहता है, वो आपको ये कहता है भी जो उद्योग है, कृषि है, जो कंपनी में लोग लगे हुए हैं, उद्योगों में, कृषि में जो लोग काम करते हैं, श्रमिक है, उनका क्या होना चाहिए, उसके अंदर कुछ शेयर होना चाहिए। इसका मतलब उनका खुद का हिस्सा होना चाहिए उसके अंदर। अपने हिस्से के आधार पर काम करना चाहिए उसको। जैसे मान लो आज मैं किसी उद्योग में काम करता हूँ, अगर मैं वहाँ पर श्रमिक हूँ तो मेरे को वहाँ पर क्या होता है, उसको मतलब मेरा हिस्सा होना चाहिए उसके अंदर, ताकि मैं वहाँ पर एक तो काम बढ़िया तरीके से कर पाऊँ, एक मेरा वहाँ पर शोषण ना हो। ठीक है, ये बात आर्टिकल 43 में कही गई है। उसके बाद और भी बात करें, चाहे वो उद्योग है चाहे वो कृषि है, उसके अंदर जो श्रमिक काम करते हैं, जो वहाँ पर मजदूर काम करते हैं, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है चाहे कोई है, जो वहाँ पर जो काम करते हैं ना, उनको उतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए, उतना वेतन मिलना ही मिलना चाहिए, ताकि उसका जीवन का निर्वाह हो सके, यानी जीविकोपार्जन हो सके। ऐसा नहीं उसको इतना वेतन मिल जाए वो अपना जीवन का निर्वाह न कर पाए, अपने परिवार को न चला पाए, ऐसा सिस्टम नहीं है। सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि जो श्रमिक है, जो मजदूर है, चाहे वो कृषि में लगाए, चाहे उद्योगों में लगाए, चाहे वो कहीं और काम करता है, उसको उतना वेतन मिलना ही मिलना चाहिए, उतना पैसा मिलना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का यापन कर सके और अपना विकास कर सके। ये सरकार की बात कहेगी भी वो ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि सबका विकास हो, यानी अपने जीवन का निर्वाह हो सके, अपने जीविकोपार्जन की जो भी उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त हो सके, और जो अवकाश है, जो अवकाश मिला है, उसका जो समय का सदुपयोग वो कर सके। ऐसा नहीं उतना ही वेतन मिले जिससे वो उसका जीवन भी न गुजरे, तो फिर तो काम करने का फायदा है कि आप अपने परिवार को नहीं पाल सकता। तो इसीलिए कहते हैं उतना वेतन मिलना चाहिए ताकि वो अपने परिवार को पाल सके और खुद अपना जीवन निर्वाह कर सके, यानी राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, ये आर्टिकल 43 में लिखा गया है। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 43 क्या की। जो आपका आर्टिकल 43 क्या है, 43 क्या है, उसके अंदर ये बात कही गई है भी जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो काम करते हैं उद्योगों में, उनकी क्या होनी चाहिए, उसमें भागीदारी होनी चाहिए। भागीदारी सुनिश्चित करता है ये राज्य ऐसा काम करेगा भी उस उद्योग में खुद श्रमिक की भागीदारी होनी चाहिए, उस मजदूर की खुद की भागीदारी होनी चाहिए। ये 43 क में है। उसके बाद हम बात करें तो एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। इसके द्वारा इसके अंदर आर्टिकल 43 के अंदर दो बातें और जोड़ दी गई। एक तो ये भी जो निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता भी एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब हो, असहाय हो, और अगर उसके साथ कोई अपराध हुआ है लेकिन वो गरीब होने के कारण न्यायपालिका में नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में वो कानूनी सलाह नहीं ले सकता, तो ऐसी स्थिति में राज्य उसको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। राज्य उसको वकील करके देगा निःशुल्क, ताकि उसको न्याय मिल सके। ये बात कही गई है आपके 42वें संविधान 1976 के द्वारा। 43 में दो बातें और जोड़ दी गई है। देखो 43 ये कहता है भी श्रमिकों को, मजदूर को इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए जिसके उसका जीविकोपार्जन हो सके, उसका जीवन का निर्वाह हो सके। उसके बाद एक दो बातें और जोड़ दी गई है। पहली बात ये भी निःशुल्क कानूनी सहायता की बात राज्य करता है। अगर कोई व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा या उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो निर्धन है, वो गरीब है, वो न्यायपालिका में नहीं जा सकता, या कानूनी या वो वकील नहीं कर सकता, प्राइवेट वकील, तो ऐसी स्थिति में सरकारी वकील राज्य करके देगा ताकि उसको न्याय प्राप्त हो सके।
दूसरी बात ये कौन सी जोड़ी थी, दूसरी बात उद्योगों में भागीदारी की बात जोड़ी थी। क्या होगी, जो श्रमिक होंगे, जो मजदूर होंगे, उनकी उद्योगों में खुद की क्या होगी, भागीदारी होगी। और भागीदारी होने के कारण वो जो काम करेगा ईमानदारी से, बहुत मतलब उत्साह से काम करेगा और उसको वेतन भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा वेतन मिलेगा तो वो क्या करेगा, अपना विकास कर सकता है, अपने परिवार का विकास कर सकता है। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 43 में। जो 42वें संविधान शोधन 1976 के द्वारा ये दो बातें जोड़ी गई थी, निःशुल्क कानूनी सहायता और उद्योगों में भागीदारी की बात कही गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। अब आता है इसके अंदर आपका आर्थिक के अंदर ही आर्टिकल 48, वो क्या कहता है आपको, आर्टिकल 48। देखो, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे जो कृषि है, जो उद्योग है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, आधुनिकीकरण को अपनाया जा सके, आधुनिकीकरण को अपनाया जा सके कृषि के अंदर, उद्योगों के अंदर। क्योंकि अगर उसमें आधुनिकीकरण को अपनाएंगे, नए नए यंत्र को अपनाएंगे, यंत्रीकरण लेकर आएंगे, तो अपने आप ही उत्पादन बढ़ेगा। कृषि में यंत्रीकरण लेके आएंगे तो कृषि में जो उत्पादन हो रहा है, हमारे जो जिन्स हो रही है, उसका उत्पादन बढ़ेगा। उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा, नई नई मशीनें आएगी, नए नए एक्सपेरिमेंट होंगे। तो कहने का मतलब कृषि और उद्योगों में क्या अपनाने की बात करता है, ये आधुनिकीकरण को अपनाने की बात करता है, यंत्रीकरण को अपनाने की बात करता है, जिससे उत्पादन में क्या हो, वृद्धि हो, उत्पादन बढ़ सके। उसके अलावा 48 में एक बात और कही गई है, जो दूध देने वाले पशु हैं, दूध वाले पशु हैं और जो बाहर ढोने वाले पशु हैं, राज्य क्या करेगा, राज्य उसकी नस्ल का सुधार करेगा, नस्ल का सुधार, नई नई नस्लें लेके आएगा और साथ में उसके वध को भी रोकना, ये राज्य का काम है। ध्यान रखना, ये आर्टिकल 48 में लिखा गया है। एक तो वो कृषि और उद्योगों में क्या लेगा, आधुनिकीकरण लेके आएगा, यंत्रीकरण लेके आएगा। दूसरी बात, वो जो हमारे यहाँ पर दूध वाले पशु है, दुधारू पशु है, जो बाहर दौड़ने वाले जो पशु हैं, उनके वध को रोकेगा और साथ में उनके नस्ल के सुधार की भी व्यवस्था करेगा, ताकि अच्छी नस्ल वाले पशु क्या उसके समाज में आए और इससे उनका विकास हो सके। ये बात कही गई है आर्टिकल 48 में। और ये आपके आर्थिक कल्याण से संबंधित है। कौन कौन सा, एक आर्टिकल आपने 39 पढ़ा, एक आर्टिकल आपने 41 पढ़ा, एक आर्टिकल आपने 42 पढ़ा, एक आपने 43 पढ़ा और एक आपने 48 पढ़ा। ये आर्टिकल जितने भी हैं 39, जो समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ठीक है, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, शोषण न करना, ये बात टोटल आर्टिकल 39 में आती है। 41 में जो मानवोचित दशा के अकॉर्डिंग उनको मतलब व्यवस्था करना, ये राज्य का काम है। जैसे प्रसूतावस्था में जो महिलाओं को अवकाश दिया जाता है। 42 में रोजगार देना योग्यता के अनुसार। उसके बाद जो वृद्ध है उनको वृद्धावस्था पेंशन देना, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देना, जो असहाय है, अपंग है, हैंडीकैप्ड है, जो अंगहीन है, उनको सहायता देना, ये राज्य का काम है। ये आर्टिकल 42 के तहत है। 43 में उसको इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए श्रमिक को, मजदूर को, ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके, जीविकोपार्जन कर सके, अपने परिवार को पाल सके वो, ठीक है, अपना विकास कर सके। 48 में कृषि और उद्योगों से संबंधित है, उसमें यंत्रीकरण की, आधुनिकीकरण की बात करते हैं और साथ में जो दुधारू पशु है, जो बाहर दौड़ने वाले पशु है, उसके नस्ल के सुधार की बात करते हैं। ये आर्टिकल 48 में कहे गए हैं। यानी इतने जो आपके आर्टिकल है वो आर्थिक कल्याण से संबंधित आर्टिकल है, ठीक है। जो अनुच्छेद है वो आर्थिक कल्याण से संबंधित आपके अनुच्छेद है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक सुरक्षा, 2 नंबर का ग्रुप, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित जो आपके नीति निर्देशक तत्व है वो पढ़ने वाले हैं। देखो, पहले तो हमने क्या पढ़ा था, आर्थिक कल्याण से संबंधित जो आपके नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं वो आपने पढ़ा था। अब आपको पढ़ना है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व आपके दिए गए हैं उसको पढ़ना है हमें। देखो, इसके अंदर आप एक आर्टिकल पढ़ोगे 44। कौन सा आर्टिकल है? 44। देखो, 44 है, इसका मतलब 4 बराबर 4 है ना, बराबर है 4 बराबर 4 यानी 44, ठीक है। इसका मतलब ये बराबर की बात करता है, यानी समान आचार संहिता की बात करता है, समान आचार संहिता।
यानी पूरे देश में समान आचार संहिता होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी ऐसा मैटर नहीं होगा भी इसका समाज में स्टेटस ऊंचा है, इसका समाज में स्टेटस नीचा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी तो सरकार ने धीरे धीरे करके जो आप जो स्टेटस लगाते हो ना, जैसे मान लेते हैं एक बार अभी परिवहन का जो ट्रैफिक रूल आया था भी, आप अपने गाड़ियों के ऊपर अपनी पोस्ट नहीं लिखा सकते आप, क्योंकि पोस्ट लिखाने से क्या होता है, थोड़ा समाज में भेदभाव हो जाता है। उसके बाद हमने आर्टिकल 18 पढ़ा था, मौलिक अधिकार में उपाधियों का अंत किया गया है, क्योंकि किसी को नवाब को अगर किसी की राजा की उपाधि मिल जाती है तो समाज में उसका स्टेटस ऊंचा हो जाता है, दूसरे का नीचा हो जाता है। सरकार ने इसको इसीलिए ख़त्म किया है। जो रेड लाइट लगती है ना, जो लाल बत्ती होती है, उसको भी सरकार ने विशेष जो पोस्ट है उन पर रखा और बाकियों से हटा दिया गया है। इसका कारण इसलिए है ताकि सभी समान लगे, कोई भेदभाव ना लगे समाज में, जो भी है वो सभी समान रूप से रह सके, कोई भेदभाव उजागर न हो। ऐसा तो नहीं हम जा रहे हैं, हमें तो ट्रैफिक वालों ने रोक लिया, एक गाड़ी दूसरी आ रही है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रकार की पोस्ट लिखी हुई है, चाहे उसके बाद कुछ भी हो, उसको रोकते ही नहीं है। ये तो भेदभाव हुआ ना। इसको रोकने के लिए सरकार क्या करती है, समान आचार संहिता की बात करती है, यानी सभी के साथ समान आचार संहिता होगी। जैसा नियम आपके लिए वैसा नियम मेरे लिए भी है, चाहे वो किसी पोस्ट के ऊपर है, चाहे वो एक कॉमन पर्सन है, एक सामान्य व्यक्ति है, तो भी उसको वो नियम का फॉलो करना पड़ता है। और जो ऊंचा से ऊंचे ओहदे वाला व्यक्ति है उसको भी वो नियम फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब समान आचार संहिता की बात करते हैं, वो आर्टिकल 44 में करते हैं। उसके बाद करते हैं बात आर्टिकल 45 की। देखो आपका जो आर्टिकल 45 है वो है आपके शिक्षा से संबंधित, बेसिक एजुकेशन से संबंधित। जब संविधान लागू किया गया था तब ये बात कही गई थी भाई राज्य का कर्तव्य होगा भी वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, वर्ष की उम्र तक के बच्चों को शिक्षा पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा, निःशुल्क शिक्षा देगा। ये बात आर्टिकल 45 में बात की गई है। ये राज्य का कर्तव्य बनाया गया है। अभी राज्य क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा। ये बात आर्टिकल 45 में कही गई है। और आर्टिकल 45 है वो बेसिक एजुकेशन की बात करता है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की शिक्षा की बात करता है। ये राज्य को कर्तव्य सौंपा गया है। ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित आपका आर्टिकल है। 44 समान आचार संहिता, क्योंकि मैं बताता हूँ 4 बराबर होते हैं। 45 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को जो शिक्षा की बात करता है वो राज्य दिलाएगा, ये राज्य का कर्तव्य सौंपा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 46 की। आर्टिकल 46, देखो जो आर्टिकल 46 है वो किससे संबंधित है, वो है अल्पसंख्यक, जो पिछड़ी हुई जाति होती है। आप अल्पसंख्यक छोड़ो, आप लिखो पिछड़ी जाति। और पिछड़ी जाति में विशेष कर जो एससी और एसटी होते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होती है। पिछड़ी जाति, उसी में विशेष कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि उनका विकास हो, उनका शिक्षा का विकास हो, उनके स्वास्थ्य का, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार का क्या हो, विकास हो। ये बात आर्टिकल 46 में कही गई है। भी आर्टिकल 46 में ये बात कही गई है, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि पिछड़ी जाति का विकास हो। और पिछड़ी जाति विशेष करके एससी और एसटी का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और साथ में इनका शोषण न हो, इन पर किसी प्रकार का अत्याचार न हो। इनका शोषण रोकने का काम कौन करेगा, राज्य उसको रोकेगा। ये बात आर्टिकल 46 में कही गई है। भी एससी और एसटी से संबंधित विकास की बात कही गई है, वो आर्टिकल 46 में कही गई है। और साथ में उसके शोषण के रोकने की काम बात कही गई है, वो आर्टिकल 40 में कही गई है। ये राज्य का कर्तव्य भी उनके शोषण पर, जो उस पर जो अत्याचार होता है उनके रोकने की व्यवस्था करेगा, यानी ऐसा कानून बनाएगा, ऐसा काम करेगा जिससे क्या उसको शोषण को रोका जा सके। ये राज्य का कर्तव्य है। उसके बाद हम इसी के अंदर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 47। देखो आर्टिकल 47 होता है, वो बताता है मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी राज्य का ये कर्तव्य है जो मनुष्य के स्वास्थ्य का विकास करेगा, उसको बढ़ाएगा। और इसके अंदर बात की गई है भी जो मादक पदार्थ है, मादक पदार्थ जैसे शराब है, जो भी नशीले पदार्थ है, यानी दवा को छोड़, जहाँ पर उसकी दवा का यूज होता है ना वहाँ तो छोड़ा जाता है, दवा बनाई जाती है। दवा के अलावा जो जितने भी मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ है, उनको रोकने का काम कौन करेगा, राज्य करेगा। रोकने का काम है
राज्य करेगा। ये बात आर्टिकल 47 में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। ये जो मादक पदार्थ है, जो नशीले पदार्थ है, उनको रोकने का काम राज्य करेगा। लेकिन जो दवा में यूज होता है उनको छोड़कर, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए दवाई बनाई जाती है, दवा बनाई जाती है, उनके अंदर बहुत से पदार्थों का यूज किया जाता है, उनको छोड़कर बाकी जितने भी नशीले पदार्थ है, मादक पदार्थ है, उनको रोकने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा, ताकि उनका स्वास्थ्य खराब ना हो, उनका स्वास्थ्य का विकास हो। ये आर्टिकल 47 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उसके बाद इसी के अंदर सामाजिक सुधार के अंदर आपका एक आर्टिकल और रह चुका है, लास्ट आर्टिकल 48 कै। क्योंकि पहले तो आपने पढ़ा था 48, अब पढ़ोगे आप 48 कै। देखो आपने आर्टिकल 48 में क्या पढ़ा था? उसमें तो ये पढ़ा था भी कृषि और जो उद्योग है उसमें आधुनिकीकरण लाएगा राज्य, और साथ में जो दुधारू पशु है, जो भी बाढ़ होने वाले पशु हैं, उनके वध को रोकेगा, उनके नस्ल में सुधार करेगा। 48 कै है जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया था। उसके अंदर क्या कहा गया है? उसमें कहा गया भी जो पर्यावरण है, जो जीव जंतु है, उनकी सुरक्षा भी कौन करेगा? राज्य करेगा। और इन जीव जंतु, जो वन के जो जीव जंतु हैं, उनके वध को रोकने का काम भी कौन करेगा? राज्य। ये बात कही गई है 48 कै में। समझ रहे हो बात? इसके अंदर आपने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े? आर्टिकल 44 जो आचार समान आचार संहिता की बात करते हैं, आर्टिकल 45 जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, जो राज्य कर्तव्य है, आर्टिकल 46 जो SC ST है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, उनके स्वास्थ्य में सुधार की बात करते हैं, शिक्षा में विकास की यानी हर प्रकार से आर्थिक विकास की बात करते हैं, वो सामाजिक विकास की बात करते हैं, साथ में उसके शोषण को रोकने की बात करते हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने आर्टिकल 47, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो भी मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ है, उनको रोकने का काम राज्य करेगा। ये राज्य कर्तव्य है, ताकि मनुष्य है उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 48 कै। इसके अंदर हमारे जो वन्य जीव जंतु है, जो पर्यावरण है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाने की बात की गई है, यानी राज्य कर्तव्य बनता है कि उनकी सुरक्षा करे वो। और साथ में जीव जंतु का, जो वन्य जीव जंतु है, उनके वध को रोकने का काम भी कौन करेगा? राज्य करेगा। यानी ये जो आपने आर्टिकल पढ़े थे वो किससे पढ़े थे? सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित जो नीति जैसे तत्व आपके संविधान में दिए गए वो पढ़े हैं। देखो इसको आपको ग्रुप से याद करना है। पहले आपने 39, 41, 42, 43 आपने याद किया। उसके बाद आपने 44, 45, 46, 47 और 48 कै याद किया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे वो अलग पंचायती राज से संबंधित पढ़ेंगे। यानी इन आर्टिकल को आप जो ग्रुप से इकट्ठे याद करोगे तो याद नहीं होता। जैसे आपके सिलेबस में बढ़िया तरीके से दे रखा है, अलग अलग आर्थिक कल्याण के अलग दे रखे हैं, सामाजिक कल्याण के अलग दे रखे हैं, पंचायती राज है जो उससे संबंधित अलग दे रखे हैं, देश नीति से संबंधित अलग दे रखे हैं। तो इस प्रकार हम टोटल आर्टिकल जो आपके सिलेबस दे रखे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको नोट्स बनाने, इनको पढ़ने देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी नीति जैसे तत्व है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।